हेलो प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके शर्मा व्यवसाय प्रबंधन का अध्यापक हूँ। आज तारीख 20/5/2020 है। मैंने कल आपको जो है प्रबंधन की तकनीक के बारे में जानकारी हासिल करवाई। प्रबंधन की तकनीकें कौन कौन सी हैं और प्रबंधन के उद्देश्य के बारे में भी मैंने आपको चर्चा की कि प्रबंधन के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो उद्देश्य जो है 3 उद्देश्य या महत्व जो है उनके बारे में बताया। उद्देश्य और महत्व या लाभ के बारे में मैंने चर्चा की। तो 3 प्रकार से लाभ जो है प्रबंधन के उद्देश्य का जो महत्व या लाभ है वो 3 प्रकार से मैंने आपको कल चर्चा की। संस्था को लाभ, दूसरा उच्च प्रबंधकों को लाभ और तीसरा अधीनस्थ को लाभ। इसलिए 3 भागों में जो है लाभों को 3 भागों में बांटा गया और लाभों को 3 भागों में बांटने के बाद मैंने आपको संस्था के लाभों के बारे में चर्चा कर रहा था। और उसके बाद जो अगले 2 पॉइंट और है उच्च प्रबंधकों को लाभ, उच्च प्रबंधकों को लाभ और अधीनस्थों को लाभ के बारे में चर्चा की गई। आज मैं आपको बताऊंगा कि अधीनस्थों प्रबंधकों को लाभ कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अधीनस्थों को लाभ कौन कौन से हैं। तो अधीनस्थों के लाभ के बारे में चर्चा करेंगे कि अधीनस्थों को लाभ जो है सबसे पहले अधीनस्थ प्रबंधकों को लाभ जो है इसमें बताया गया कि कौन कौन से हैं। तो देखिए अधीनस्थ प्रबंधकों को लाभ सबसे पहला है कर्मचारी को अपने लक्ष्य का ज्ञान होता है, अतः वह उसकी प्राप्ति करना सरल होता है। कि कर्मचारी जो होते हैं वो अपने लक्ष्य को ज्ञान हो जाता है उसको, और जब लक्ष्य को ज्ञान हो जाता है, लक्ष्य का ज्ञान हो जाता है, अतः उसकी प्राप्ति करना सरल होता है। दूसरा उसका लाभ ये है कि अधीनस्थ को प्रबंधकों को लाभ सबसे पहला लाभ है। दूसरा लाभ यह है कि इससे कार्य संतुष्टि में वृद्धि होती है। जब कार्य जो किया जाता है तो उसमें संतुष्टि मिलती है। तीसरा जो है अधीनस्थ अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। अधीनस्थ क्या करते हैं कि अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, जागरूक होते हैं। नंबर 4 उद्देश्य द्वारा प्रबंध को अधीनस्थों को भ्रांतियाँ जो दूर हो जाती है। उद्देश्य द्वारा जो प्रबंधकों को क्या हो जाता है, अधीनस्थों को क्या हो जाता है कि जो मन में जो कई प्रकार की भ्रांतियाँ होती हैं, कई प्रकार की जो शंकाएँ होती हैं, कई प्रकार की जो शंकाएँ होती हैं उन्हें दूर किया जा सकता है या दूर हो जाती है। और उद्देश्य द्वारा प्रबंध में 5वां लाभ है कि यह व्यक्ति पहल कर या क्षमता में वृद्धि करता है। व्यक्ति क्या करता है, इसमें पहल करता है, खुद जो है जागरूक होता है और कर वह क्षमता में जो है वृद्धि करता है। इसलिए ये तो हो गए अधीनस्थ प्रबंधकों को लाभ, ये 5 प्रकार का लाभ है। दूसरा है उच्च प्रबंधकों को के लाभ। उच्च प्रबंधकों उद्देश्य से लाभ है नंबर 1 अधीनस्थों के मार्गदर्शन में आसानी होती है, क्योंकि अधीनस्थ जो है उसके मार्गदर्शन में इसके आसानी होती है। दूसरा है अधीनस्थों के कार्य के मूल्यांकन का आधार मिल जाता है। जो उच्च वर्ग जो होता है या उद्देश्य जो होते हैं, जो अधीनस्थों के कार्य का मूल्यांकन अच्छी तरह से प्राप्त हो जाता है कि कौन कौन से कार्य किए गए हैं, तो उसका मूल्यांकन आसानी से हो जाता है। तीसरा है कि अधीनस्थों को आसानी से प्रेरित कर सकते हैं, कि अधीनस्थ जो होते हैं उद्देश्य द्वारा प्रबंध के द्वारा अधीनस्थों को आसानी से जो है उनको प्रेरित कर सकते हैं। और चौथा है कि विभाग और कर्मचारियों के मध्य तालमेल सरल हो जाता है। जो विभाग होता है, जो कर्मचारी वर्ग जो काम करते हैं, उसमें तालमेल बैठाने में सरलता हासिल हो जाती है। जो मनमुटाव हैं उनको दूर किया जा सकता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती। फिर भी कोई डाउट या विवाद होता है तो मिलजुल करके तालमेल या सामंजस्य के द्वारा जो है उसका समाधान किया जाता है, ताकि समस्याएं अपने आप दूर हो जाए। तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध उच्च प्रबंधकों को लाभ ये है कि विभाग और कर्मचारियों के मध्य जो जिस प्रकार कोई अगर समस्या है उस समस्या का समाधान हो जाता है। दूसरा है कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध के दोष और सीमाएं कौन कौन सी हैं। अब इसमें ये बताया गया कि जो उद्देश्य द्वारा प्रबंध में जो दोष हैं या सीमाएं हैं या कमियां हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 तो देखिए उद्देश्य द्वारा प्रबंध में उद्देश्य निदान में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं
और उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाते। जो सबसे पहली समस्या क्या है कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध में उद्देश्य निर्धारण में अनेक समस्याएं आती हैं, अनेक कठिनाइयाँ आती हैं और उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाते। तो सबसे पहला दोष तो ये है, सबसे पहली कमियाँ ये हैं कि उसमें स्पष्ट जो है उद्देश्य स्पष्ट नहीं होती, कई प्रकार की समस्याएँ आती हैं। दूसरा जो है दोष है, इसमें अल्पकालीन और दीर्घकालीन उद्देश्य में सामंजस्य और तालमेल नहीं हो पाता। कई प्रकार की योजनाएं होती हैं, तो अल्पकालीन योजनाएं और एक दीर्घकालीन योजनाएं, इसमें क्या है कि तालमेल नहीं बैठ पाता, तो सामंजस्य नहीं हो पाता, और सामंजस्य नहीं हो पाता तो ये भी एक कमी है। नंबर 2 में ये कमी है कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाओं में जो है तालमेल नहीं हो पाता या सामंजस्य नहीं हो पाता। तीसरा है कि कई बार उद्देश्य बेरोजगार होते हैं, जो बदलते रहते हैं, बेरोजगार मानी बदलते रहते हैं, जिसमें परिवर्तन नहीं कर पाते। तो कई बार क्या होते हैं कि कई बार तो क्या है बेरोजगार होते हैं कि उस वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता या नहीं किया जा सकता, इसलिए समस्याएं खड़ी होती हैं कि उसमें समय के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला दोष ये है कि उच्च प्रबंधकों की सहभागिता का अभाव रहता है। जो उच्च प्रबंधक जो अपने पद पे बैठे हुए हैं, तो कई प्रकार की जो सहयोग की भावना होनी चाहिए या सहभागिता की भावना होनी चाहिए, या अधीनस्थों के बीच में या कर्मचारियों के बीच में उनको जाना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशन में वो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते, सहभागिता का अभाव पाया जाता है। कुछ प्रबंधक जो है अधीनस्थ कर्मचारी और कर्मचारी के बीच में जो है नहीं जा पाता, सहभागिता नहीं निभाता। जब सहभागिता में नहीं रहता है तो क्या होता है, अधीनस्थ पर कार्य करने का अत्यधिक दबाव रहता है। इसलिए अधीनस्थ को क्या होता है, कई प्रकार के दबाव रहते हैं, कार्य करने में भी कई प्रकार की समस्याएँ आती हैं, कार्य करने का जो है अत्यधिक दबाव रहता है। इसलिए ये भी एक चौथा जो है दोष है, क्योंकि उच्च प्रबंधक जो है नीचे वाले प्रबंधकों की तरफ ध्यान नहीं देते और उनके कार्य में सहभागिता नहीं निभाते या अपना अनुभव शेयर नहीं करते, तो ये प्रकार की समस्या आती हैं। 5वां है, उच्च प्रबंधक और अधीनस्थों में व्यक्तिगत संघर्ष रहता है। कई बार ये भी एक समस्या है, ये भी एक दोष पाया जाता है उच्च प्रबंधकों में कि उद्देश्य द्वारा उच्च प्रबंधक में जो है दोष पाया जाता है कि उच्च प्रबंधक और अधीनस्थ में व्यक्तिगत जो है संघर्ष हमेशा चालू रहता है। वो जो कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो उच्च प्रबंधक और अधीनस्थ प्रबंधक के बीच में सामंजस्य नहीं बना रहता, दोनों के बीच में जो है हमेशा संघर्ष ही रहता है, मनमुटाव चलता रहता है, जो कार्य सही ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए ये जो समस्या है वो भी एक समस्या है कि उच्च प्रबंधक और अधीनस्थ प्रबंधकों में व्यक्तिगत संघर्ष चलता ही रहता है, समस्याएं आती हैं। अगला जो छठा दोष बताया गया कि अधीनस्थों में कार्य के प्रति निष्ठा का अभाव रहता है। कई प्रकार के क्या होते हैं कि अगर अधीनस्थ कार्य नहीं कर पाते, किसी प्रकार की समस्या होती है, या संस्थागत समस्या हो सकती है, या विचारों की समस्या हो सकती है, या आदेशों की समस्या हो सकती है, या जो भी है एनीवे जो है आर्थिक समस्या हो सकती है, राजनीतिक समस्या हो सकती है, कोई भी समस्या हो सकती है, अधीनस्थों में कार्य करने के प्रति जो निष्ठा अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि उनके मन में कई प्रकार के जो विचार है या वो संतुष्ट नहीं है कार्य के प्रति। इसलिए अधीनस्थों में कार्य के प्रति जो है निष्ठा का अभाव पाया जाता है। ये भी एक समस्या है कि अधीनस्थ जो कार्य करते हैं तो कार्य के प्रति रुचि कम होती है, तो ये भी एक समस्या है। 7वां जो है कि 7वें जो दोष है वो है, कुछ विद्वानों का कहना है कि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि उद्देश्य अनुसार प्रबंध से अत्यधिक समय खर्च होता है। ये कह रहे हैं कि उद्देश्य पहले रखते और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप जो है योजना बनाते हो, नियोजन बनाते हो और कार्य करते, तो इसमें क्या होता है कि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इसमें धन का अपव्यय ज़्यादा होता है। धन का अपव्यय तो होता ही होता है, साथ साथ समय का भी अधिक जो है लगता है, कार्य सही ढंग से नहीं हो पाता, समय पे नहीं हो पाता, और कार्य जगह समय पे नहीं हो पाता, तो ये सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि उद्देश्य अनुसार प्रबंध अत्यधिक समय खर्च होता है। अगर उद्देश्य द्वारा प्रबंध किया जाए तो अगर लक्ष्य को प्राप्त किया जाए तो इसमें क्या है कि अत्यधिक समय खर्च होता है, पैसा भी खर्च होता है, जो और समय भी वेस्ट होता है। तो इस प्रकार जो है ये भी एक 7वां दोष है। इसलिए मैंने आपको बताया कि अधीनस्थ प्रबंधकों को जो लाभ तो मिल ही रहे हैं, उसके बाद उच्च प्रबंधकों को भी लाभ हैं। वो लाभ कौन कौन से हैं जो मैंने आपको इसमें बता दिए कि उच्च प्रबंधकों को लाभ जो है ये आसानी से जो है इस प्रकार की जो है समस्या है उसका समाधान हो जाता है।
इसके बाद जो है मैंने आपको उद्देश्य द्वारा प्रबंध के दोष भी बताए गए हैं कि कौन कौन से दोष हैं जो सामने आते हैं, तो उन दोषों के बारे में भी मैंने चर्चा की है। इससे पहले मैंने आपको पहला पॉइंट जो आपको पढ़ाया संस्था को लाभ जो है, संस्था के लाभ, तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है कि संस्था को लाभ, इसके बारे में बताया गया। उच्च प्रबंधकों को लाभ, इसके बारे में भी आपको बताया गया। और ये है अधीनस्थ को लाभ, इसके बारे में भी बताया गया। तो संस्था के लाभ को मैंने आपको इस तरह से बता दिए गए हैं। इसके बाद जो मैंने आपको अधीनस्थों को लाभ बता दिए गए और उच्च प्रबंधकों के लाभ बता दिए गए हैं। ये पॉइंट आपके सामने क्लियर हो चुका है कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध में 3 है, 3 को संस्था को लाभ, उच्च प्रबंधकों को लाभ और अधीनस्थों को लाभ के बारे में बताया गया है। लेकिन इसमें अगला जो पॉइंट आया है, टॉपिक आया है, वो टॉपिक ये आया है कि इसमें दोष कौन कौन से हैं, उन दोषों के बारे में चर्चा की गई है कि प्रबंध के द्वारा दोष कौन कौन से हैं। इसलिए इसके बाद जो मैंने आपको सबके बता दिया कि 7 दोष हैं, वो आपके सामने क्लियर कर दिए गए हैं। 7 दोष आपके सामने हैं। इसलिए अब अगला जो टॉपिक चलता है, जिसे मैंने उद्देश्य के आधार पर जो है प्रबंध के बारे में बताया गया। अब जो अगला दूसरा जो टॉपिक आता है, उसका नाम होता है अपवाद द्वारा प्रबंध। ये एक तकनीक है जो ये बदलाती है कि कर्मचारियों के दैनिक कार्यों में उच्च प्रबंधकों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये अपवाद कह रहा है कि जो दैनिक कार्य होते हैं, कर्मचारी को जो दैनिक कार्य होते हैं, उसमें प्रबंधकों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। क्योंकि कर्मचारी दैनिक कार्य करता है तो वो करता ही है, तो उसी पर किसी प्रकार की अड़चन पैदा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार जो है उच्च अधीनस्थों को ध्यान में केवल विशेष विषम परिस्थितियों में ही होना चाहिए कि अगर कर्मचारी को ध्यान रखना है, उच्च अधिकारियों का ध्यान केवल जब होना चाहिए जब विशेष कोई चीज़ हो या कोई विषम परिस्थिति हो, उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में ध्यान देना चाहिए। इसलिए अपवाद द्वारा प्रबंध के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन करने वाला विद्वान है F.W. टेलर। बहुत अच्छा विद्वान है जिसने अपवाद द्वारा प्रबंध के बारे में उसने बताया है। और मैंने उद्देश्य द्वारा प्रबंध का जो विद्वान था, वो मैंने आपको उसको क्लियर कर दिया गया है कि वो जो है पीटर ट्रेकर के जो है अपवाद द्वारा उद्देश्य द्वारा जो है प्रबंध के बारे में अच्छे जो राइटर बताए जाते हैं। इसलिए मैंने आज जो है आपको बता दिया गया है 3 टॉपिक जो आपको क्लियर करा दिए गए हैं, और 3 टॉपिक जो है आपके क्लियर हो गए हैं। उद्देश्य द्वारा प्रबंध में आपका टॉपिक जो है वो एकदम क्लियर हो चुका है। अगला टॉपिक मैंने आपको शुरुआत करवा दी है अपवाद द्वारा प्रबंध, जो आगे नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए